तालीम अतहर, क्या इस बार की दिवाली के साथ मंदिर मुद्दे पर भी खुशखबरी आने वाली है? सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी बात दोहराई है और साफ कर दिया है कि अयोध्या मामले पर 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी कर लें। कोर्ट ने आज तमाम पक्षकारों को यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 अक्टूबर के बाद एक भी अतिरिक्त दिन पक्षकारों को बहस के लिए नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर सीजेआई रंजन गोगोई का ऐलान, रिटायरमेंट से पहले पूरा होगा काम। 18 अक्टूबर दलील की डेडलाइन, इस बार मंदिर वाली दिवाली। मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस हिसाब से सीजेआई इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहे हैं, उसको देखकर ये तय लग रहा है कि मंदिर मामले में सभी पक्ष 18 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रख देंगे। क्योंकि मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने एक बार फिर कहा है कि सभी पक्षकार 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करें, क्योंकि उसके बाद एक दिन भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म करना चाहता है, ताकि जजों को फैसला लिखने में 4 हफ्ते का वक्त मिले। अब 18 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अहम फैसला सुरक्षित करेगा और 17 नवंबर से पहले उसमें अपना अहम फैसला सुनाएगी। यानी कि मंदिर मुद्दे को लेकर जल्द फैसले के मामले पर मुख्य न्यायाधीश को न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम पक्ष का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। मुसलमान पक्षकार लटकाने की बात नहीं करता। हमारे वालिद साहब भी कहा करते थे कि फैसला आज करो अभी करो। हम भी यही चाहते हैं, कोर्ट फैसला करे, आज करे अभी करे। और अब ये पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इस मामले का निस्तारण होकर फैसला। बेहद खुश है क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक डेडलाइन घोषित कर दिया है कि 18 अक्टूबर तक सारी जो है सुनवाई समाप्त हो जाएगी, 17 नवंबर के पहले फैसला आ जाएगा, इससे पूरा देश खुशी से झूम रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि 18 अक्टूबर तक सभी अपनी अपनी दलीलें दे दें, दोनों पक्ष। तो एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। मैं समझता हूं कि पूरा देश का हिंदू समाज ही नहीं, मुस्लिम समाज भी इस पक्ष में कि कब इस विवाद का फैसला हो। दरअसल 18 तारीख के बाद दिवाली के लिए करीब एक हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तेजी दिखा रहा है और इसी वजह से सबको उम्मीद है कि दशकों से उलझा हुआ मामला अब सुलझ जाएगा। जो अब तक टलता आ रहा था उसका हल निकल जाएगा, चाहे आस्था की बात हो या फिर सियासत की। अब उन सभी पर विराम लग जाएगा। तो क्या इस बार की दिवाली रामलला के लिए भी नहीं जाएगी खाली? सुप्रीम कोर्ट के पास अब सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि विवादित स्थल पर राम का जन्म स्थान था या वहां पर एक मस्जिद भी थी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक बार फिर पाकिस्तान का आतंक प्रेम दुनिया के सामने आ गया। $10 मिलियन के इनामी आतंकी हाफिज सईद के रोजमर्रा के खर्चे के लिए इमरान खान ने यूएन में गुहार लगाई, जिसे यूएनएससी स्वीकार लिया। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान आतंकी फंडिंग के सहारे ही चलेगा? दुनिया भर में झूठ और फरेब की दुकान चलाने वाले पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आंखों में धूल झोंकने वाले पाकिस्तान का पैंतरा जग जाहिर हो गया। अब दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान आतंकियों के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता है। दरअसल आतंक प्रेम में लिप्त पाकिस्तान ने 15 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हाफिज के खातों से 1.5 लाख रुपए महीना निकालने की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने कहा कि हाफिज सईद, हाजी मोहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को अपने खर्चों के लिए उनके बैंक खातों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए, जिस पर यूएनएससी ने आतंकियों के खाते के प्रयोग की अनुमति दे दी। परिषद की समिति ने कहा कि हाफिज सईद की बुनियादी खर्चों के लिए पाकिस्तान के अनुरोध पर 15 अगस्त की डेडलाइन तक
कोई आपत्ति नहीं आने पर चेयर ने अपील को मंजूरी दे दी है। बता दें कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। अमेरिका ने हाफिज पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित कर रखा है। यही नहीं, भारत ने भी UAPA के तहत हाफिज को आतंकी घोषित किया है। देखिए, पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ कितना गहरा याराना है, फिर से एक बार इस बात का प्रमाण सामने आया है। आतंकवाद जो पूरी दुनिया का और इंसान और इंसानियत का दुश्मन है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों का दोस्त है। आज जब पूरी दुनिया जो है वो एकजुट होकर के आतंकवाद और आतंकवादियों के तमाम उन संगठनों के खिलाफ लड़ाई की बात कर रही है, तो ये आतंकवादियों को छूट देने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाफिज प्रेम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई की झूठी दलीलों से दुनिया को गुमराह कर रहा है? क्या पाकिस्तान खुली हवा में घूम रहे हाफिज को जेल में बंद करने का झूठा दावा कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग के लिए खाते को खुलवाने की अनुमति मांगी है? खैर, पाकिस्तान का आतंक प्रेम जगजाहिर है, लेकिन ये भी सवाल उठने लाजमी है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इनामी आतंकी हाफिज के खातों से प्रतिबंध हटाना चाहिए? क्या पाकिस्तान की मंशा को समझने में UNSC ने गलती की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। NRC और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर प्रदर्शन जारी रखने की हुंकार भी भरी। NRC और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ गुरुवार को बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सीएम केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लहराए और जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह गुस्सा सीएम केजरीवाल के बुधवार के उस बयान पर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि NRC लागू होने पर सबसे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को ही दिल्ली छोड़नी होगी। अगर NRC दिल्ली में लागू हो गया, सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। हालांकि सीएम केजरीवाल के इस वार पर पलटवार बुधवार को मनोज तिवारी ने भी किया था और दूसरे राज्यों से आए लोगों की तुलना घुसपैठियों से करने पर सीएम केजरीवाल पर सवाल भी उठाए। उनकी मूल भावना जो दिल्ली में दूसरे प्रांतों से लोग आए हैं, वो चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, उनको अरविंद केजरीवाल बाहर भेजना चाहते हैं। इसीलिए कहा ना कि NRC लागू होगी तो मनोज तिवारी को सबसे पहले जाना होगा। मतलब कि मैं प्रवासी हूँ। ये बड़ा सवाल उठा दिया अपने आप में कि एक IRS ऑफिसर को यही नहीं पता कि NRC क्या होता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम केजरीवाल को जवाब जरूर दिया, लेकिन गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के घर पर प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ ये आज आगाज है, इसके बाद इनके जितने विधायक हैं उनके घर पे प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ा तो इतना बड़ा है कि पूर्वांचल के लिए मैं खुद अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हूँ। बता दें कि असम में NRC यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के लागू होने के बाद से ही कई बीजेपी शासित प्रदेशों में NRC लागू करने की मांग उठ रही है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी दिल्ली में NRC लागू करने की मांग की थी, जिस पर सीएम केजरीवाल ने निशाना साधा था और फिर दिल्ली की सियासत गर्मा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में 5 सीटों पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग की डील अभी पक्की हुई नहीं है, लेकिन नौबत तू मैं तक पहुंच चुकी है। मांझी ने तेजस्वी पर एनडीए से नजदीकी बढ़ाने का सनसनीखेज आरोप लगा डाला तो कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे को हैसियत बता रहे हैं। रघुवंश प्रसाद तो छोटी पार्टियों को आरजेडी में विलय कर लेने तक की नसीहत दे रहे हैं। उपचुनाव की मझधार में फंसा विपक्ष। सीट शेयरिंग से पहले तू मैं।
टेस्ट से पहले ही फेल महागठबंधन। जी, महागठबंधन के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उपचुनाव के टेस्ट से पहले ही हार मान लेने की कोशिश हो रही हो। विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर विपक्षी मोर्चे में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। नाथनगर सीट को लेकर रिजिड मांझी ने तो अब ऐसा बयान दे डाला है जिसे सुनकर खुद तेजस्वी भी हैरान रह जाएं। जिस समय तेजस्वी प्रसाद प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत विधानसभा का बजट क्षेत्र में एक भी दिन नहीं आए, एक दिन आए भी तो कुछ बोले नहीं, इससे कहीं न कहीं हमको लगता है कि एनडीए से उनका नज़दीकी कुछ है या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि एनडीए के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वो नहीं बोलना चाहते हैं। तो मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी की एनडीए और खासकर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। मतलब तो तेजस्वी भी ना समझ पाए। वैसे केवल मांझी नहीं, जो आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस नेताओं ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हमारा मानना है कि गठबंधन परस्पर विश्वास और भरोसे से बनता है। मनमाने फैसले से गठबंधन कहीं नहीं चला है। लोग इस मुगालते में न रहें कि गठबंधन हमारी मजबूरी है। कांग्रेस खुद को फ्रंट फुट पर खेलने वाली और ड्राइविंग सीट पर बैठने वाली पार्टी भले कहती रही हो, लेकिन आरजेडी तो कांग्रेस को बिहार में लालटेन की हैसियत समझा रही है। राजद बिहार का अगर सच पूछे किसी से भी सबसे बड़ा दल है। ड्राइविंग सीट ये वगैरह प्रतीक हैं। ड्राइविंग सीट पे आवाम रखती है और बिहार की आवाम जानती है। नसीहतों का दौर एक कदम और बढ़ाते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये कह डाला कि महागठबंधन की छोटी पार्टियां खुद को आरजेडी में विलय कर दें तो सीट शेयरिंग का झंझट ही नहीं रहेगा। कि जो पार्टियां छोटी छोटी है मिल सकते हैं तो मिल जाना चाहिए। मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, सहनी को, सब लोग आरजेडी में मिल जाना चाहिए। पार्टी में बना लेना चाहिए, मिल जाए, बार्गेनिंग खत्म हो जाए। जो बार्गेनिंग होता है, नाराज होता है, गुस्सा होता है। तू मैं और नसीहतों के बीच सत्ता पक्ष की ओर से उपचुनाव में दावा एनडीए की बड़ी जीत का किया जा रहा है। लालू जी के नियंत्रण में जब तक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी इसकी सबसे ट्रस्टेड अलाई हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी के अलग हो जाने के बाद इसका जन आधार भी सिकुड़ेगा, समाप्त होगी और सिर्फ एडवांटेज एनडीए होगा। गठबंधन जो महागठबंधन के नाम से मशहूर हुआ था, वो स्लोगन मात्र था, वो दिखावे का महागठबंधन था। असल में तो वो लठबंधन था। मानते हैं कि बिहार के जितने भी उपचुनाव के सीट हैं, उन सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विजयी होगी। तो उपचुनाव की परीक्षा से पहले ही महागठबंधन खंड खंड नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई झुकने को तैयार नहीं है, उल्टे विलय की नसीहत तक दी जा रही है, वो भी तब जबकि उपचुनाव में महीने भर से भी कम का समय बचा है। देखना दिलचस्प होगा आखिर किसे कितना चुनावी एडवांटेज मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत, दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से रवि एस नारायण और अमित सिंह की रिपोर्ट। और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव की, जिसमें शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फैसला हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। अब विधानसभा चुनाव में शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बचे 18 सीटों को एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को दिया गया है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा भी जल्द की जा सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट हैं, जिस पर 2014 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 260 सीटों पर चुनाव लड़कर 122 सीटें जीती थी, तो वहीं शिवसेना ने 288 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे 63 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
बिहार सरकार पर अचानक गिरिराज सिंह के प्रहार से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एक के बाद एक गिरिराज के बयानों ने विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया है कि बीजेपी बिहार में अब महाराष्ट्र का फॉर्मूला लागू कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहती है। सत्ता पक्ष ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और नसीहत विपक्ष को दी जा रही है। हाल के दिनों में बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के तेवर अचानक नीतीश सरकार पर तल्ख क्यों हो गए? क्यों आए दिन गिरिराज के निशाने पर राज्य सरकार रहती है? ये बड़ा सवाल है। पहले बाढ़ को लेकर अधिकारियों को फटकार और फिर दुर्गा पूजा और रामलीला के बहाने सरकार पर हमला। दरअसल बुधवार को गिरिराज सिंह अरवल में थे, जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम का नाम लिए बगैर ये कह डाला कि अभी से हालात तो बेहतर 40 से 50 साल पहले थे। बिहार में देखो, इससे अच्छा तो 40-50 साल पहले था। ये सरकार विभेद ना करे और दरार ना पैदा करे, शांति के नाम पर लोगों के ऊपर मुकदमा ना करे। गिरिराज के एक के बाद एक आ रहे बयानों ने सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। हवाला गठबंधन के महाराष्ट्र मॉडल तक का दिया जा रहा है। सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन बार बार नीतीश सरकार पर क्यों निशाना साध रहे हैं गिरिराज सिंह? क्या बीजेपी के लिए जमीन तलाश कर रहे हैं गिरिराज? 2020 में अकेले लड़ने का मन बना रही है बीजेपी। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी होगा प्रयोग। क्या शिवसेना की तरह जेडीयू पर वार भी एक रणनीति है? ज्यादा सीट लाकर सीएम की कुर्सी चाहती है बीजेपी। गिरिराज को लेकर उठ रहे सवालों पर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है और बिहार की सियासत में छोटे भाई के बड़े होने के ख्वाब की बात कही जा रही है। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में जैसे बीजेपी शिवसेना के साथ व्यवहार कर रही थी, वही काम यहाँ बीजेपी के नेता जेडीयू के लिए नीतीश कुमार जी के लिए कर रहे हैं। सवाल विपक्ष की ओर से उठा। महाराष्ट्र फॉर्मूले की बात की गई, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए उल्टे विपक्ष को नसीहत दे रहा है। हम लोग किसी फॉर्मूले को नहीं जानते। जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को है। नीतीश कुमार जी किसी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री नहीं है। विरोधी को तो पहले अपने तरफ झांकना चाहिए कि वहाँ स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। बोलने वाले लोग स्वतंत्र हैं, कोई कुछ बोल सकता है, अपनी अपनी राय को व्यक्त कर सकता है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है और हमारे एनडीए गठबंधन जो है एकजुट है और उस एनडीए की सरकार चल रही है। बीजेपी के नेता गिरिराज को लेकर पूछे सवालों से भले बच रहे हों, लेकिन उपचुनाव सिर पर और अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव, ऐसे में नेताओं की बयानबाजी नए सियासी समीकरणों के कयासों को हवा जरूर दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध के साथ पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। बात झारखंड की करते हैं। संथाल के बाद अब कोल्हान साधने सीएम रघुवरदास निकल पड़े हैं। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा से जन आशीर्वाद यात्रा का सीएम ने आगाज किया। इस दौरान सीएम ने न सिर्फ अपने कामकाज का हिसाब दिया, बल्कि विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। संथाल के बाद कोल्हान में जन आशीर्वाद यात्रा। बहरागोड़ा से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ। संथाल के बाद सीएम रघुवरदास कोल्हान साधने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल गए हैं। बहरागोड़ा के बालक मध्य विद्यालय से सीएम ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनता को अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब दिया। साथ ही कहा कि पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार के कारण राज्य में विकास के बयार बह रहे हैं। सड़कों का बहार आ गया। इस 4.5 साल में इस पूर्वी सिंहभूम जिला में 2,500 किलोमीटर सड़क इन 4.5 साल में बनाने का काम हमारी सरकार ने की। 31 पुल इन सिंहभूम जिले में हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। बहरागोड़ा के बाद सीएम मानसा मुड़िया गए।
जहां एक स्कूल में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और पौधा भी लगाए। बहरागोड़ा से चाकुलिया के रास्ते कई जगहों पर उन्होंने रोड शो किया और रथ से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि झारखंड वंशवादी पार्टियों की जागीर नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी जनता ने वंशवाद को नकार दिया और इस बार भी वंशवाद को मुंह की खानी पड़ेगी। अब बताओ, 5 साल हो गया मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार, किसी का जमीन छीना, लेकिन जमीन अगर छीना किसी आदिवासी का तो ये सोरेन परिवार। कोल्हान में सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा 1 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान कोल्हान की सभी 14 विधानसभा क्षेत्र में सीएम जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटों में से 4 पर 2014 में कमल खिला था, जबकि 1 पर आजसू और 1 पर जेएमएम ने कब्जा जमाया था। वहीं सरायकेला में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ ईचागढ़ पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि खरसावां और सरायकेला में जेएमएम का कब्जा है। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में एक भी विधानसभा सीट पर बीजेपी काबिज नहीं है। जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से 4 पर जेएमएम का कब्जा है और 1 पर जय भारत समानता पार्टी की गीता कोड़ा ने जीत दर्ज की थी। यानी पश्चिम सिंहभूम में बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने की पूरी गुंजाइश है। पूर्वी सिंहभूम से प्रभंजन के साथ अन्नी अमृता की रिपोर्ट। और अब आपको बता दें कि आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बिहार और झारखंड की खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।